जनसुलभ पुस्तकालय और अर्पण कुमार के इस रचनात्मक प्रयास के लिए बहुत आभार। आज राजेंद्र जी को याद करने का दिन है और मुझे राजेंद्र जी की ही भाषा में याद आ रहा है एक संबोधन, आइए भाई साहब कहाँ मर गए थे। मिलते ही किसी व्यक्ति का इस तरह से स्वागत करना ये आगरा की ठेठ परंपरा है, जिसे राजेंद्र जी ने अपनी सांसों में जिया था और अपने मित्रों को उसका आदी बनाया था। ये समझिए कि प्रारंभ में जब मैं राजेंद्र जी से परिचित नहीं था और मन्नू जी से परिचित था, तब सबसे पहले उनके शक्ति नगर वाले घर पर मन्नू जी का एक साक्षात्कार करने के लिए गया था। दरवाज़ा राजेंद्र जी ने ही खोला था। फर्स्ट फ्लोर के उस मकान में राजेंद्र जी ने मुझे देखते ही कहा था, कहिए। मैंने कहा, मन्नू जी से मिलना है। ये एक ऐसा वाक्य था जिसने उस दिन मुझे एक ऐसी तटस्थता के दर्शन कराए जो देखते ही बनती थी। मैंने मन्नू जी के साथ बैठकर काफ़ी देर बातचीत की। अब भी मुझे याद है कि वो बातचीत संभवतः रूप कंचन में प्रकाशित हुई थी, जो आगरा से प्रकाशित होने वाली एक पत्रिका थी। और इसके बाद जाने क्या हुआ कि मैं राजेंद्र जी के करीब आता चला गया। आप ये समझिए कि राजेंद्र जी के दिल्ली के युवा मित्रों में शामिल होने से बहुत पहले मैं पहल उन्हें एक लेखक के रूप में जानता आया था। उनकी कहानियाँ पढ़ी थीं, उनके उपन्यास पढ़े थे और मैं ये जानता था कि नई कहानी की तिकड़ी राजेंद्र यादव, मोहन राकेश और कमलेश्वर, इन लोगों के बीच में से एक ऐसा नाम जो अपने समय के 3 बड़े स्टारों में एक था, जो मेरा हमदम, मेरा दोस्त जैसी श्रृंखला के बाद हिंदी जगत में इस तरह से कुछ छा गया था कि लगता था जैसे अब इसके अतिरिक्त और कुछ साहित्य की दुनिया में है ही नहीं। हैं तो बस मोहन राकेश, राजेंद्र यादव और कमलेश्वर। जब राजेंद्र जी से मिलना शुरू हुआ, उन दिनों मेरे छात्र जीवन के अंतिम वर्ष चल रहे थे। मैं एमए कर रहा था और साहिबाबाद में प्रगतिशील लेखक सम्मेलन की शुरुआत हम लोगों ने की थी। राजेंद्र जी को वहाँ बुलाया गया। वो आए ही नहीं, उन्होंने बड़ी गर्मजोशी के साथ उसमें भागीदारी की। कुछ लोगों को नाराज़ किया, कुछ को खुश किया और अपनी अदा से वो साहिबाबाद से विदा हो गए। इसके बाद राजेंद्र जी से मिलना लगातार होता रहा। संयोग से मैं जब सारिका में काम करने लगा तो 2/36 अंसारी रोड जो हंस कार्यालय का पता था वो, और 10 दरियागंज जो सारिका कार्यालय का पता था, उसकी दूरी तो बहुत नहीं थी, लेकिन बना दी गई दूरी इतनी ज़्यादा थी कि लगता था कि राजेंद्र यादव से मिलना सारिका वालों के लिए कोई अपराध है। मुझे अच्छी तरह से याद है कि शुरुआती हंस के दिनों में अकेला मैं था जो राजेंद्र जी से मिला करता था, और राजेंद्र जी दफ्तर में बैठे हुए किसी परिचित के आ जाने पर मुझसे पूछते थे, इन्हें जानते हो? और मेरे खामोश रह जाने पर तुरंत परिचय कराते थे। फिर वो परिचय कभी गाढ़ा हो जाता था, कभी लगता था कि जैसे राजेंद्र जी हर किसी को हर किसी से जोड़ना चाहते हैं, लेकिन
उस जोड़ और तोड़ के पीछे बहुत कुछ शामिल रहता था। मैंने देखा कि पुराने लोगों में राजेंद्र जी के जो दो पुराने मित्र, एक लालानी साहब, एक मनमोहन ठाकुर, एक अजीत कुमार, अश्क जी, नामवर सिंह, निर्मला जैन, अर्चना वर्मा और बाद में वेददान सुधीर और प्रभा खेतान। लेखक मित्रों में शैलेश मटियानी और गिरिराज किशोर। लेकिन सबसे ज़्यादा करीबी जो मैंने पाई उनकी बातचीत में, उसी हंस कार्यालय में मनमोहन ठाकुर को उनसे बतियाते हुए सुना, जिन्होंने बाद में राजेंद्र यादव मार्फत मनमोहन ठाकुर जैसी किताब लिखी। और आगरा की उस बतकही में मुझे उन दोनों की अंतरंगता के दर्शन हुए। दूसरा व्यक्ति जो लालानी साहब थे, वो राजेंद्र जी के एक असाहित्यिक मित्र थे। वो लेखक नहीं हैं, लेकिन मैंने पाया कि जब से मैंने राजेंद्र जी को देखा, अंत तक लालानी साहब राजेंद्र जी से जुड़े रहे, एक तरह से परिवार की तरह। जो लोग राजेंद्र जी के साथ वैचारिक लड़ाई करते हुए, दम खम ठोंक करके बात करते हुए देखे गए, उनमें सबसे ज़्यादा शैलेश मटियानी और फिर गिरिराज किशोर। शैलेश मटियानी के बारे में तो खुद राजेंद्र जी ने कहा है कि काश मैं इतनी संलग्नता के साथ कहानियाँ लिख पाता जैसी शैलेश लिखते थे। और गिरिराज किशोर के साथ उनका वैचारिक संघर्ष चलता रहता था। उन्होंने न लिखने का कारण जैसी किताब लिखी, तो गिरिराज किशोर ने बाद में जैसे जवाब देते हुए लिखने का तर्क जैसी किताब। मैंने देखा कि नए लोगों में कुछ ऐसे शामिल हुए जो उनका अंतरंग संसार बनाते थे। इनमें मैत्रेयी पुष्पा, भारत भारद्वाज, उपेंद्र कुमार, रमेश सक्सेना, संजय सहाय, अरविंद जैन और अनेक ऐसे लोग जो अक्सर हंस के कार्यालय में पाए जाते। आम जन के बीच राजेंद्र जी का एक ऐसा सहकार था कि वो हमेशा ये चाहते थे कि हम जो भी लिखें पढ़ें, उसमें आम जन का जीवन, उसका संघर्ष, उसके संकट और सत्ता के साथ उसका संबंध इस तरह से आए कि पढ़ने वाला ये समझ सके कि हम जो पढ़ रहे हैं वो हमारे लिए लिखा गया है। एक ख़ास तरह की अलमस्ती राजेंद्र यादव में देखने को मिलती थी। वो अलमस्ती खाने पिलाने, बातचीत करने और दोस्ताना अंदाज में कहीं से कहीं पहुंच जाने की राह दिखाया करती थी। आप देखिए कि उनके साथ जब आगरा जाना हुआ तो मंजिल तक पहुंचने से पहले ही उन्होंने कचौड़ी की दुकान पर गाड़ी रुकवा दी। बगैर कचौड़ी खाए आगे कैसे बढ़ा जा सकता था। और दरियागंज में उन्होंने खोजी थी एक सरदार जी की दुकान, जहाँ के समोसे और जलेबी शाम के वक्त दूर दूर से लोग लेने और खाने के लिए आया करते थे। ये समझिए कि उन्हें खाने का जितना शौक़ था, उतना ही खिलाने का भी शौक़ था। इसीलिए उनके जन्मदिन की जो रौनक थी, वो अलग अलग जगहों पर कुछ इस तरह से छाती थी कि हर उम्र,
हर वर्ग और हर पेशे के उनके आत्मीय उन समारोहों में शामिल होते थे। मैंने आपसे कहा ना कि वो आम जन के लिए लिखने की बात करते थे, तो एक बार उनके दिमाग में यह आया कि हम क्यों ना आम जन के बीच जाकर अपनी कहानियाँ सुनाएं। इसके लिए राजस्थान से उनके एक मित्र वेददान सुधीर का भी आग्रह था और वो खुद इस आयोजन में शामिल हुए। हम कुछ लेखक और लेखिकाएं राजेंद्र जी की सदारत में पूर्वी दिल्ली के एक इलाके में पहुँचे और साहब लोग इकट्ठा हो गए। बच्चे, बूढ़े, जवान, स्त्री, पुरुष, छात्र, छात्राएं, और हम लोगों ने कहानी पाठ प्रारंभ किया। आप यकीन मानिए कि कहानी लिखना और कहानी सुनाना दो अलग अलग चीज़ें हैं। ये उस दिन साफ साफ देखने में आया। वेददान सुधीर को तो सबने सुना और थोड़ा बहुत दूसरे लोगों को भी, लेकिन जो आज की कहानियाँ जिस भाषा में लिखी जा रही थीं वो वहाँ बैठे लोगों की समझ में कम ही आई। और किस्सा कोताह ये कि राजेंद्र जी ने उस सभा का संचालन नाचीज़ को सौंप दिया। मैं खुद को बड़ा फंसा हुआ अनुभव कर रहा था, लेकिन तभी मुझे नागर जी की याद आई। अमृतलाल नागर किस्से और कहानियों के बारे में एक बात कहा करते थे कि कैसे किस्सों की शुरुआत होती थी रात के वक्त कि जागता है खुदा और सोता है आलम, किस्सा है रिश्ते में निंदिया का बालम। और उसके बाद नींद उड़ा देने वाले किस्से सुनाए जाते थे। रात की रात गुजर जाती थी और कहानी चलती चली जाती थी। राजन जी कहीं उस तरह के किस्सों की खोज की कोशिश में थे। वो कहते थे कि कथा रस कहानी के लिए उतना ही ज़रूरी है जितना विचार। उनके साथ यात्राएं करिए, कहीं जाइए, सभाओं में या लोगों से मिलने के लिए, तो एक अलग ही अनुभव होता था। एक बार हम दोनों राजेंद्र जी की कार में अलीगढ़ रवाना हुए। वहाँ एक सम्मेलन में हम लोगों को शिरकत करनी थी और राजेंद्र जी के साथ जाने का एक ख़ास किस्म का उत्साह हमारे भीतर था। मैं राजेंद्र जी के घर पहुँच गया और राजेंद्र जी ने अपनी गाड़ी की डिक्की में अपनी अटैची रखवाई और ड्राइवर हमको लेकर अलीगढ़ के लिए चल दिया। अलीगढ़ पहुंचकर जिस होटल के कमरे में हमें ठहराया गया, जाते ही सबसे पहले राजन जी ने कहा कि अब थोड़ा हल्के हो लें। उन्होंने अपनी अटैची खोली, कपड़े निकालने शुरू किए और उनके मुंह से एक ज़ोरदार आवाज़ निकली, अरे मार डाला। ये जो अरे मार डाला उन्होंने कहा था, वो एक ऐसे ठेठ अंदाज में निकला कि उसे सुनकर मैं घबराया भी, चौंका भी और हर्षातिरेक से भर भी गया। ये ज़ुबान सुनने को कहाँ मिलती थी। लेकिन क्यों मार डाला जब ये जाना, तो आप जब ये जानेंगे तो आप भी हंसते रह जाएंगे। हुआ ये था कि गाड़ी की डिग्गी में अटैची के भीतर कपड़ों में लपेटी हुई उनकी एक बोतल फूट चुकी थी और कुर्ता पैजामा भीग गया था। तो जनाब ने सबसे पहले अपने कुर्ते पैजामे को सादे पानी में धोकर सुखाया और उसके बाद कहने लगे, आज की शाम का बेड़ा गर्क हो गया। चाय पीने के बाद शाम के वक्त अलीगढ़ में घूमने निकले और राजेंद्र जी हमें सीधे काजी अब्दुल सत्तार के घर ले गए। काजी साहब को उस दुर्घटना के बारे में बताया और
फिर काजी साहब की जो मेहमान नवाजी हुई, जिसमें मेवे भी थे और मेवे के साथ का सामान भी। तो ऐसे थे राजेंद्र जी जो छोटी छोटी चीज़ों को भी यादगार चीज़ें बना देते थे। मुझे याद है कि उनके साथ एक बार कटिहार यात्रा हुई, जिसमें बहुत सारे लेखक मित्र दिल्ली से गए थे, जिनमें से कुछ का नाम मुझे याद आ रहा है। धीरेन्द्र अस्थाना हमारे साथ के लोगों में, और वहाँ जो लेखक मित्र थे उनमें संजीव, शिव कुमार शिव और बिहार के अनेक युवा लेखक मित्र। कटिहार की उस यात्रा का ऐसा आनंददायक समा रहा कि राजेंद्र जी ने उसे अपनी बातों से, अपने अलग अलग सेशंस के अंदाज़ों से कुछ ऐसा बनाया कि कटिहार यात्रा बहुत समय तक चर्चा में रही। कई बार ये भी हुआ कि राजेंद्र जी की हरकतों से हम सभी अशांत और नाराज़ हो जाते थे। हमें लगता था कि ये राजेंद्र जी ने क्या कर दिया, क्या उनके कद के आदमी को ये करना शोभा देता था, क्या ये किया जाना चाहिए था। लगता था जैसे अपना बड़ा भाई कुछ गलत कर रहा है। तो उस आत्मीयता के घेरे में अपनी नाराज़गी को चढ़ाकर हमारे भीतर एक अबोला तैर जाता था और कई कई दिनों तक बात नहीं होती थी। ये जो बात न होना है, इसको आत्मीयता का आश्वासन लिए फिर राजेंद्र जी ही तोड़ते थे। और ठीक सुबह 5 बजे किसी एक दिन उनका फ़ोन आता था, अरे मर गए क्या, क्या हुआ। अब ये जो मर गए क्या और क्या हुआ है, ये राजेंद्र जी ही कह सकते थे। मैं आपको सच बताऊं, ये कहने वाला आज की तारीख में दिल्ली में कोई दूसरा नहीं है। हम लोग एक साथ दिल्ली में भी कई जगह कई उत्सवों पर जाते थे और कई बार राजेंद्र जी इतना बुरा फंसा देते थे कि लगता था कि ये किसी दिन ज़रूर पिटवाएंगे। एक बार तो मुझे याद आ रहा है, शायद सरोजनी नगर की बात है, किसी शादी में हमें भी जाना था और उन्हें भी जाना था, लेकिन वो हर जगह सदारत करने के मूड में रहते थे। और एक जगह शादी का इंतज़ाम देखकर कहने लगे, यही है, चलो घुस जाओ। हम सब लोग प्रवेश कर गए, खाना पीना शुरू हो गया। लेकिन हमने ये देखा कि हम लोगों के अतिरिक्त कोई भी परिचित चेहरा वहाँ नज़र नहीं आ रहा है। मैंने राजन जी के कान में कहा कि राजन जी ये बताइए, जगह यही है, कोई दूसरी तो नहीं। तो कहने लगे, मरवाओगे क्या, तुमने देखा क्यों नहीं। मैंने कहा आपने कहा यही है, प्रवेश कर जाओ। थोड़ी देर बाद कहने लगे, गुरु अब यहाँ से खिसक लो। धीरे धीरे हम वहाँ से निकले। पता लगा कि थोड़ी दूर पर एक दूसरा शादी का इंतज़ाम था जिसमें हम लोगों को जाना था। लेकिन उन चीज़ों को इतनी सहजता से राजेंद्र जी खींच कर ले जाते थे कि लगता था कि एक बड़ा हमारे साथ है। मैं कभी हंस कार्यालय में पहुंचूं तो सबसे पहले कहते थे, और बताओ क्या हाल है सादतपुर का, तुम्हारे दुर्वासा कैसे हैं। दुर्वासा यानी विष्णुचंद शर्मा रमाकांत जी के बारे में ज़रूर पूछा करते थे और रमाकांत जी को लेकर के उनके ख़ास तरीके के ऑब्जर्वेशंस थे। एक बार मुझसे कहने लगे कि यार ये रमाकांत जो सिगरेट पीता है ये किस तरीके से पीता है। सिगरेट को घुमा घुमा कर, हाथ में हो तो घुमाता रहता है और होठों में हो तो घुमाता रहता है। ये एक कहानीकार का होमवर्क भी हो सकता है, किस तरह से हर समय चरित्रों को करीब से देखना, पहचानना और
उनके बारे में एक समझ अंकित करना। कभी कभी वो इस तरह से छेड़ दिया करते थे जैसे इम्तिहान ले रहे हों। एक बार मैं और अजीत कुमार जी उनके सामने बैठे हुए थे। कहने लगे कि ये बताओ कि तुम हिंदी का सबसे बड़ा कवि किसे मानते हो, अब तक जितने भी हुए हैं ससुरे। तो मैंने कहा कि मुझे तो लगता है कि तुलसीदास से बड़ा कवि कोई नहीं है। अजीत कुमार जी के मुंह से भी तुलसीदास ही निकला। अब साहब उन्होंने तुलसीदास के खिलाफ तो जो कुछ कहना था सो कहना था, हम लोगों को भी उन्होंने मतिमूढ़ बताना शुरू कर दिया। अब मैं और अजीत जी एक तरफ और राजेंद्र जी दूसरी तरफ। लेकिन ये बहस काफ़ी देर चलने के बावजूद किसी सिरे तक नहीं पहुंची। मैंने ये भी देखा कि राजेंद्र जी के पास अनगिनत रेफरेंसेस हुआ करते थे। वे बातें करते करते पुराने छंद, कविताएं, अशआर, कतए, अंग्रेज़ी की कविताएं, मुहावरे, किस्से, किंवदंतियाँ इस अंदाज में सुनाते थे कि उनका एक नया अर्थ खुलने लगे। लेकिन मैंने ये भी देखा कि राजेंद्र जी जिन 3 कहानीकारों को लेकर कुछ अलग सी उलझन भरी विचार प्रक्रिया में रहते थे, उनमें एक थे भुवनेश्वर, जिनकी भेड़िए कहानी को लेकर के मेरी उनसे लगातार बहस चलती थी। और मैं ये मानता था कि भेड़िए अपने समय से बहुत पहले लिख दी गई एक ऐसी कहानी थी जिसे सिर्फ भुवनेश्वर ही लिख सकते थे। मैंने ये पाया कि राजेंद्र जी अंग्रेज़ी की एक कहानी का संदर्भ देकर ये साबित करने की कोशिश में रहते थे कि उस कहानी में उस अंग्रेज़ी कहानी की छाया मौजूद है। कमलेश्वर जो उनके साथ के तिगड्डे के लेखक थे, उनके प्रति भी उनके मन में मेरा हमदम मेरा दोस्त एक अलग चीज़ है, लंबे समय से चली आ रही दोस्ती एक अलग चीज़ है। लेकिन रचनाकार के तौर पर कमलेश्वर को लेकर उनके अपने कुछ सर्टेन रिजर्वेशंस थे। मोहन राकेश के बारे में वो बहुत संभल कर सोची समझी टिप्पणियाँ ही किया करते थे। और मन्नू भंडारी का नाम जब आता था तो वो सिर्फ मन्नू कहते थे और बहुत संजीदा होकर मन्नू जी की रचनाओं के बारे में बात करते थे, जैसे उस वक्त सब कुछ तिरोहित हो गया हो, न कोई अलगाव, न दूरी, न संबंधों की बीच में आई दरारें। उन्हें लगता था कि एक रचनाकार के बारे में वो बात कर रहे हैं, वो उनकी पत्नी हैं या नहीं ये एक दीगर बात है। ये जो एक तटस्थता है ये मैंने बहुत कम लोगों में पाई। मुझे ऐसा लगता है कि राजेंद्र जी बात करते वक्त बात को महत्व देते थे, बात के आधार को नहीं। उनके अंदाज बड़े विचित्र थे। आप पर आत्मीयता का सैलाब उमड़ पड़े, बहुत मन से आपसे कुछ कहना चाहते हों तो आपके कंधे पकड़ कर दबा देंगे ज़ोर से और चुपके से आपके कान में कुछ कहेंगे जिसे आप सुने और कहने वाला कहे। यहाँ स्त्री और पुरुष का कोई भेद उनके लिए नहीं था। वो समान स्तर पर दोस्ती के हामीकार थे। सबसे अच्छी बात मुझे उनकी ये लगती थी
कि अपनी रचनाओं को लेकर लेखकों में बड़े उलझन भरे भाव होते हैं। लेकिन राजेंद्र जी कहते थे कि यार मुझे ये बड़ा ख़राब लगता है कि आज भी सारा आकाश प्रासंगिक बना हुआ है। रचनाएं प्रासंगिक क्यों बनी रहें? क्यों हो ऐसा कि स्थितियां ही न बदलें? वैसा का वैसा समाज, वैसे के वैसे लोग और वैसी की वैसी किताब जो आज भी प्रासंगिक बनी हुई है। ये जो शिकायत अपने ही लेखन से, अपने ही समाज से, लेखन से तो नहीं कहूँगा, अपने ही समाज से, कि उसमें परिवर्तन की गति कितनी धीमी है, ये राजेंद्र जी ही कह सकते थे। दरअसल उनके होने का जो अर्थ था वो ये था कि कूप मंडूकता का विरोध, कोई न कोई हलचल हरदम होती रहे, विचार की उत्तेजना कभी खत्म न हो और सांप्रदायिकता का विरोध। कौमी यकजहती को लेकर जितने भी काम वो कर सकते थे पूरे मन से करते थे। उनके भीतर मैंने एक चीज़ और भी देखी कि हंस में हरिनारायण से लेकर संगम पांडे तक उनके कई सहयोगी आए। हर सहयोगी को वो एक ऐसी स्वतंत्रता प्रदान करते थे कि उसे अपने काम करने का एक अलग आनंद मिले। शिकायतें ना हो ये तो संभव ही नहीं है। शिकायतें होती थीं क्योंकि वो इतना आत्मीयता का अधिकार देते थे कि शिकायतें तो दूसरे ही दिन से होने लगती थीं। लेकिन वो ये अधिकार भी देते थे कि उसी हंस में गौरीनाथ एक विशेषांक में ऐसा संपादकीय लिखें जो राजेंद्र जी के विचारों के अनुरूप कतई न हो। ये चीज़ आज भी बरकरार है। ये देखकर मुझे अच्छा लगता है कि उसी संलग्नता के साथ जब मैं रचना यादव को हंस के बारे में सोचते हुए, बात करते हुए देखता और समझता हूँ तो मुझे बेहद आत्मीय किस्म की खुशी होती है। ये वही रचना है जिनके विवाह के वक्त ही नहीं, उससे पहले ही राजेंद्र जी ने कह दिया था कि मैं कन्यादान नहीं करूँगा, मैं लड़की को एक वस्तु नहीं मानता। मुझे याद आता है कि हिंदी पट्टी के मेरी समझ में ऐसे वो दूसरे लेखक थे जिन्होंने कन्यादान न करने की बात कही। पहले लेखक थे पढ़ीस जी, जो कन्यादान के सख्त खिलाफ थे। मैंने अपने प्रति उनकी आत्मीयता को भी कई तरह से देखने और समझने की कोशिश की। जब राजेंद्र जी मुझे अपनी कोई किताब भेंट किया करते थे तो शुरुआत में सिर्फ अपने हस्ताक्षर करके किताब दे दिया करते थे। धीरे धीरे उसकी भाषा बदलनी शुरू हुई, संबोधन बदले और एक दिन तो बड़ा आनंद आया। एक किताब में उन्होंने लिख कर दिया, प्रिय महेश दर्पण जी के कर कमलों पर में विनत। अब ये देखिए कि ये खिंचाई भी है, मजाक भी है और कुछ भार सौंपने की बात भी है। इसे समझने वाला ही समझ सकता है, जानने वाला ही जान सकता है। वो अपने लोगों के प्यार को दूर से दूर जाकर कठिनाइयाँ उठाकर भी पूरा करते थे। मुझे याद है कवि राम रतन यादव के विवाह की, एक छोटी सी जगह में जाकर किस तरह से राम रतन की शादी हुई थी। या मुझे याद है जब मेरा घर सादतपुर में बना और गृह प्रवेश का कार्यक्रम हुआ तो सभी लेखक मित्रों के साथ राजेंद्र जी सादतपुर आए और देर तक बैठे रहे, बातें होती रहीं, रस रंजन होता रहा।
दरअसल वो समाज के पाखंड से तो लड़ते ही थे, मुझे लगता है कि राजेंद्र जी खुद से भी लड़ते थे, लेकिन एक खास तरह की दिशाहीनता भी कभी कभी उन्हें घेर लेती थी। और मैं ये पाता हूँ कि अगर उन्हीं की भाषा का इस्तेमाल करूँ तो वो जिस मध्य वर्ग की उपज थे, मध्य वर्ग जो 20वीं शताब्दी का मध्य वर्ग था, और उनके जीवन के अंत तक वो मध्य वर्ग इतना कुछ बदल चुका था कि वो अपने आप को मिसफिट पाने लगे थे। वो बराबर चीज़ों को निभाने की कोशिश करते थे। मुझे याद है कि जब तक इस स्थिति में रहे कि वो आ जा सकें, हर साल रमाकांत कहानी पुरस्कार समारोह में आते रहे, और आए ही नहीं, बाकायदा बोले भी। वो इस बात की कभी कभी शिकायत भी करते थे कि ये किन किन लोगों को तुम चुन लेते हो। मैंने कहा नहीं, मैं तो नहीं चुनता हूँ। कहने नहीं, जिन्हें तुम चुनते हो मैं उन्हीं की बात कर रहा हूँ। तो मैंने कहा क्या बात है, हंस की कहानी कई वर्षों से पुरस्कार में नहीं आई इसलिए? तो ठहाका लगाकर जोर से हंस देते थे। ये राजेंद्र जी ही कर सकते थे, शिकायत भी करें, प्यार भी करें, अपनी बात भी कह दें और दूसरे की बात को सुन भी लें। मुझे याद आ रहा है कि जब एक किताब भारत भारद्वाज और साधना अग्रवाल ने संपादित की थी, हमारे युग का खलनायक राजेंद्र यादव, तब मैंने ये पाया कि एक जिन्न की भिन्न तस्वीरें शीर्षक से संबोधन में प्रकाशित मेरा एक संस्मरण उस किताब में शामिल किया गया है। मैं उसके कुछ अंश आप लोगों को इसलिए सुनाना चाहता हूँ कि जो कुछ मैंने आपसे अभी कहा उसमें और जो इस संस्मरण में है उसमें कोई अंतर आपको नज़र नहीं आएगा। काल अवधि अलग अलग हो सकती है। बहरहाल इस संस्मरण के कुछ अंश मैं आपके सामने रख रहा हूँ। मुझे अच्छी तरह से याद है, वह 26 अप्रैल 1986 का दिन था। कुछ दोस्तों ने जबरन मुझे ज़मीन खरीदवा दी है, यह खबर पाते ही राजेंद्र जी अड़ गए। दोनों कोहनियाँ मेज पर टिकाकर उन्होंने 10 उंगलियां आपस में फंसा लीं, फिर धीरे धीरे उंगलियां नीचे की तरफ मोड़ीं और अपनी थोड़ी रखने के लिए जैसे एक प्लेटफॉर्म ही तैयार कर लिया। देखो महेश, ये खबर ऐसे नहीं दी जाती, मिठाई विठाई तो होनी ही चाहिए। मुझे लगा कि अब बचने का कोई रास्ता नहीं रह गया है, तो मजबूरन हरिनारायण से कुछ रुपए उधार लिए, मिठाई मंगवाई। मिठाई आई तो राजेंद्र जी ने तो आधा ही टुकड़ा उठाया और बाकी कमरे में मौजूद लोगों और कार्यालय सहयोगियों के बीच बंटवा दी। खुद खुश हो लेने और दूसरों को खुश होने का मौका देना उनकी तबीयत का एक खास हिस्सा था। उनसे मिलने वाले हर इंसान को शुरू से ही ऐसा मौका मिल जाएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं थी। सच कहूँ तो मैं ही पहली बार राजेंद्र जी से सन 1974 में मिला था। ये वे दिन थे जब मैं अल्मोड़ा से दिल्ली आकर अपने मामा जी के पास रह रहा था और पढ़ने के लिए लाजपत राय कॉलेज साहिबाबाद जाया करता था। मैंने राजेंद्र जी की कई रचनाएं पढ़ी थीं और उनमें से कई से प्रभावित भी था। अक्षर कार्यालय में पाइप सुलगाए बैठे राजेंद्र जी को देख तब भी यही आभास हुआ था जैसे कोई जिन्न किताब के
मुखपृष्ठ पर छपी अपनी तस्वीर के फ्रेम से बाहर निकल आया हो। समय बताओ। डरते डरते जो शख्स बमुश्किल उनके सामने कुर्सी पर बैठा हो, उसे वे किस तरह बहुत कम वक्त में न सिर्फ सहज हो जाने का मौका दे देते हैं, बल्कि बातचीत में बराबर का भागीदार भी बना लेते हैं। यह मैंने उसी रोज़ जान लिया था। इसके बाद तो फिर हम लोगों ने उन्हें कई कई बार कई कई रूपों में देखा, और बाद में तो खैर जनवादी लेखक संगठन से भी राजेंद्र जी जुड़े, और इस नाते उनसे करीबी कुछ और बढ़ गई। मुझे याद है जब जनवादी लेखक संघ के प्रस्तावित घोषणा पत्र में प्रस्तुत बिंदुओं पर विचार करने के लिए दिल्ली में एक लेखक सम्मेलन आयोजित हुआ, तो राजेंद्र यादव उसमें सक्रिय रूप से मौजूद रहे। इस दौरान बाबा नागार्जुन का उद्घाटन भाषण और अनेक महत्वपूर्ण रचनाकारों के विचारों के बीच राजेंद्र जी के कथन से हमारे जैसे कई युवा सहमत व प्रभावित हुए। उनका स्पष्ट कहना था कि घोषणा पत्र राजनीतिक शब्दावली से बोझिल है। कुछ जिंदा शब्दों की अनुपस्थिति उन्हें खल रही थी। मैं इन बातों का जिक्र बहुत विस्तार से करने नहीं जा रहा, लेकिन ये समझ लीजिए कि राजेंद्र जी अपनी बात को अपने लोगों के बीच भी उसी रूप में सामने रखते थे जैसा वो समझते थे। सारिका में कार्यरत होने की वजह से हमारे विभाग से मेरे अलावा शायद ही कोई उनसे इतना ज़्यादा मिलता हो। उन दिनों हंस का प्रकाशन एक महत्वपूर्ण घटना थी और युवा लेखक खासे उत्साहित थे। मेरे कहने पर राजेंद्र जी ने सारिका के लिए अरसे बाद कोई कहानी दी थी। ये वे दिन थे जब यादव जी के साथ, जिन्हें मैं भाई साहब कहता, लंबी बहसें होती थीं। हरिप्रकाश त्यागी तो अक्सर उत्तेजित हो जाता था और उठते उठते हमें लगने लगता कि अब शायद फिर कभी यहाँ बैठक ही न हो। लेकिन 2-4 दिन बाद फिर वही ठहाके, चंदे की शराब और कभी चुहलबाजी तो कभी एकदम गंभीर बातचीत शुरू हो जाती। व्यक्ति, परिवार, समाज, व्यवस्था, साहित्य और महानता से लेकर टुच्चई तक शायद ही कुछ होता हो जो उस बातचीत में छूट जाता हो। अपने अपने घरों को लौटते तो हमें लगता आज कुछ नया जुड़ा है हम में, ऐसा जो इससे पहले कभी नहीं था। लेकिन कभी कभी ऐसा भी लगता था कि जैसे जिन्न अपना पंजा कसने की फिराक में है। कभी कभी हमारा यह भ्रम साबित होता, क्योंकि अचानक हम पाते कि वही राजेंद्र यादव सारी की सारी घास एक ऐसे शख्स को परोसे जा रहा है जो हमारी नज़र में किसी दीन का है ही नहीं। अक्सर ऐसा तब जरूर लगता था जब हम यह सोचने लगते कि हमसे ज़्यादा उनके करीब और कोई हो ही नहीं सकता। और मैं जानता हूँ कि हमारे जैसे असंख्य लोग दिल्ली में मौजूद थे, दिल्ली में ही नहीं, दिल्ली से बाहर भी। ऐसे में मुझे कलाकार के खोसा का कहा वाक्य याद आ जाता। खोसा ने कहा था, बच्चू अभी राजेंद्र को समझने में तुम्हें बहुत वक्त लगेगा, जरा हरि से पूछो। सचमुच मेरे करीबी दोस्तों में हरि प्रकाश ही राजेंद्र जी के पुराने परिचितों में था। होने को योगेश गुप्त भी उनके कम करीबी नहीं रहे थे, लेकिन जितने सुभाषित उनके मुख से मैंने राजेंद्र यादव के लिए सुने होंगे, किसी और से नहीं। यानी मैं धीरे धीरे राजेंद्र जी को पढ़ने की कोशिश कर रहा था। धूमिल सी स्मृति है कि हंस के एक समारोह के बाद रात में हम लोग, यानी कि धीरेन्द्र अस्थाना, तुलसी रमन और दिल्ली व हिमाचल के कुछ युवा लेखक हिमाचल भवन के एक कमरे में काफ़ी देर तक निर्मल वर्मा से बातचीत करते रहे थे। बातें भी थीं और रसपान भी।
किसी बात के जवाब में निर्मल जी ने हरिप्रकाश से कहा था, आप लोगों ने बड़ा अच्छा काम किया जो ऐसा नहीं होने दिया। संदर्भ था राम कुमार जी को तृतीय पुरस्कार न मिलने देने का। अपनी बात कहते वक्त निर्मल खासे उत्तेजित थे और दोनों हाथों को सिरे के पिछले हिस्से तक ले जाते हुए भावुक हो आए थे। उन्होंने तब मुझसे कहा था, एटिकेट भी मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। सच कहूँ तो उस पल मुझे राजेंद्र यादव किसी खलनायक से कम नहीं लगे थे। बाद में जब उनसे इस बारे में चर्चा की कोशिश की तो लगा जैसे उन्हें इसका कोई खास मलाल नहीं है। बावजूद इसके लिए हंस में इस तरह की कोई कोशिश नज़र नहीं आई। हाँ, काफ़ी बाद में, बल्कि बिल्कुल इधर, जब हंस संपादक ने वीटो पावर का इस्तेमाल कर निर्णायकों का निर्णय ही बदल डाला, तब फिर साहित्यिक बिरादरी में उन्हें खलनायक के रूप में देखा जाने लगा। खुदा खैर करे हंसाक्षर के नए आयोजन का, जिसमें इस बार कमलेश्वर भी शामिल हैं। ये तब लिखा था जब एक बार हंसाक्षर के आयोजन में कमलेश्वर जी को भी शामिल होना था, और फिर उसकी क्या गति हुई ये सभी अच्छी तरह से जानते हैं। कई बार सोचता हूँ कि क्या राजेंद्र यादव हंस एडिटर करके ही सोचा जा सकता है, जैसे पुरानी पीढ़ी के लिए हंस के संपादक से काफ़ी पहले वह अक्षर वाले राजेंद्र यादव रहे हैं। कुछ के लिए वह आगरा वाले, कुछ के लिए कलकत्ता वाले, और कुछ के लिए सिर्फ दिल्ली वाले राजेंद्र यादव भी होंगे। लेकिन क्या कोई उन्हें समग्र रूप में एक व्यक्ति राजेंद्र यादव के रूप में देख पाएगा? मेरे सामने राजेंद्र जी की कई छवियां ऐसी उभरती हैं जिसका साहित्य से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन मनुष्य और उसके जीवन से है। मैंने पाया कि उनके साथ काम करने वाला उनका ड्राइवर गोपाल हो या किशन, उनके दफ्तर में काम करने वाले सहयोगी हों या उनके संपादन में सहयोग करने वाले बाहर से आए लेखक, वो सबके साथ ऐसा व्यवहार करते थे कि उसे दुभांत नज़र न आए। मैंने ये पाया कि राजेंद्र जी अपने परिवार की तरह अपने साथ काम करने वाले लोगों को माना करते थे। ये बड़े बड़े संस्थानों में भी देखने में नहीं आता। मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि हमने राजेंद्र यादव को बहुत करीब से देखा है, और राजेंद्र यादव एक ऐसा विषय है जिसे हरि कथा अनंता की तरह से नापा, देखा, जोखा और समझा जा सकता है। हम सब जानते हैं कि जीवन के कुछ अंतिम वर्षों को काट दिया जाए तो राजेंद्र यादव कुछ और होंगे, और जोड़ दिया जाए तो राजेंद्र यादव कुछ और बन जाएंगे। वो महात्मा गांधी नहीं थे, लेकिन प्रयोग करना चाहते थे। वो ऐसे प्रयोग करना चाहते थे जिसमें उनका दुस्साहस शामिल था। उस दुस्साहस की वजह से उन्हें बहुत सारी गालियां सुननी पड़ी, विरोध सहना पड़ा, और हिंदी समाज की सीमित अंदाज को समझने की आवश्यकता भी पड़ी। मुझे लगता है कि जो संस्मरण हमारे युग का खलनायक राजेंद्र यादव में है, उसे पूरा पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, और जो लोग चाहेंगे वो उस पुस्तक में से पढ़ सकेंगे। लेकिन मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि जब राजेंद्र जी थे तब हमारे भीतर एक खटका पैदा हो गया था कि उस दिल्ली का क्या होगा जब इस पीढ़ी के ये लोग मौजूद नहीं होंगे। उस हिंदी का क्या होगा जिसमें न राजेंद्र यादव होंगे, न नामवर सिंह होंगे, न भीष्म साहनी होंगे, न निर्मल वर्मा होंगे, न कमलेश्वर होंगे, न विष्णु प्रभाकर होंगे। क्या होगा उस दिल्ली का? मुझे याद है कि राजेंद्र जी ने हंस के दफ्तर में बैठकर मजाक में कुछ बातें एक बार विष्णु प्रभाकर के बारे में कही थी।
लेकिन ये भी याद है कि उसी विष्णु प्रभाकर का चित्र हंस के कवर पर उन्होंने प्रकाशित किया था। ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें आप इसी जीवन में अपने आप को करेक्ट करते चलने की सलाहियत देने वाला कह सकते हैं। राजेंद्र जी कहते थे कि ज़िंदगी का कोई रफ ड्राफ्ट नहीं होता, अगर होता तो मैं उसे एक बार फिर से जीना चाहता। मैं नहीं जानता कि उन्हें सबसे ज़्यादा समझने वाले लोग मेरी बात को किस तरह से लेंगे, लेकिन ये ज़रूर जानता हूँ कि मैंने राजेंद्र जी को जितना समझा, देखा, आपके सामने रख दिया। और मैं ये भी मानता हूँ कि हमारे और उनके संबंध प्रायः उन लोगों के जैसे नहीं थे जहाँ किसी न किसी विनिमय की अपेक्षा रहती है। मैं उन्हें उनकी रचनाओं के जरिए याद रखना चाहूँगा, उनके उस आत्मीय व्यवहार के जरिए याद रखना चाहूँगा जिसने हमें जीने की शक्ति दी है। और कभी उन्हीं के मुंह से निकला हुआ वह वाक्य याद आता है जिसमें वो युवाओं से शक्ति लेकर अपना एक नया जीवन चाहते थे, जीने की नई शक्ति और उत्साह को वो बढ़ाया करते थे। इसलिए आज हम लोग धीरे धीरे उसी ओर कदम बढ़ा रहे हैं और मुझे उनकी ये बात इसलिए याद रहेगी कि मैं भी नए लोगों के साथ अपना संपर्क उसी तरह से रखना चाहता हूँ जैसा हमारी पिछली पीढ़ी ने रखा। आप लोगों का बहुत बहुत आभार। आपने इतना समय मुझे सुना, अपना समय मुझे दिया, और ख़ासकर जिस संस्था ने इस कार्यक्रम को समायोजित किया उसके कर्ता धर्ता अर्पण कुमार का बहुत बहुत आभार।